वेलकम टू नयन अल्टीमेट। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ने वाले हैं, यानी कि अस्थाई स्वशासन, जो कि आपका 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में अन्य कोई भी पीसीएस का आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी काम देने वाले हैं, तो आप सब लोग अंत तक बने रहे। साथ में यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस स्क्रीनशॉट का पीडीएफ, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तब शुरू करने वाला है। देखो, पंचायती राज व्यवस्था से बीपीएससी के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन रहता है, और इस बार मैं उसमें करंट अफेयर से भी जोड़ दिया हूं, तो ये भी आपको फायदा होने वाला है, तो उस पर तो चर्चा करेंगे। इससे पहले बिहार पंचायत चुनाव जो हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, जो कि पूछता रहता है, जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछला बार आप लोगों ने 66 बीपीएससी का एग्जाम दिए थे, तो उसमें बिहार विधानसभा से एक अधिसूचना वाला प्रश्न पूछा गया था। तो इस बार गलती नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेना है बीपीएससी में, तो ढंग से जम के तैयारी करें। और बीपीएससी का सारा प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूं, तो आप लोग वहां जाके जरूर देखें प्लेलिस्ट में। तो अब चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले पंचायत चुनाव की अधिसूचना पूछेगा आपको कि बिहार पंचायत चुनाव की अधिसूचना कब जारी किया गया। तो आपको याद रखना है 24 अगस्त 2021 को जो है पहली बार जो है पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी किया, यानी कि आचार संहिता उसके बाद से लग गया। तो ये डेट आपको याद रखना है कि बिहार पंचायत चुनाव की अधिघोषणा कब हुआ, तो 24 अगस्त 2021। बिहार का जो पंचायत चुनाव हुआ है कुल 11 चरणों में हुआ है, 11 चरणों में हुआ, आपको याद रखना है। प्रथम चरण की शुरुआत कब हुआ था, तो देखो यहाँ पे 24 अगस्त था, ठीक एक महीने बाद, तो 24 सितंबर आपको याद रखना है। 24 सितंबर प्रथम चरण, और अंतिम चरण कब हुआ, तो 12 दिसंबर को जो है चुनाव खत्म हो गया। यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट है, तो बिहार का जो पंचायत चुनाव हुआ है अभी कुछ दिन पहले 11 चरणों में हुआ है, आपको याद रखना है। पंचायत चुनाव की अधिघोषणा कब जारी हुआ, 24 अगस्त 2021 को अधिघोषणा हुआ। इसके बाद जो है प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 24 सितंबर, और अंतिम चरण तो 12 दिसंबर। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने इसके साथ जोड़ दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्थाई स्वशासन। अब अस्थाई स्वशासन कहते किसे हैं, आपके मन में प्रश्न आया होगा। तो ऐसा स्वशासन जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। अब आप कहोगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, पूछ देगा एग्जाम में कि अस्थाई स्वशासन का क्या मतलब हुआ। तो याद रखना, सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि जैसे एक होता है केंद्रीकृत व्यवस्था। जैसे प्राचीन काल में आप लोगों ने देखा, मुगलों का क्या था, केंद्रीकृत व्यवस्था था। मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत था, यानी एक ही व्यक्ति के हाथ में जब पावर होता है तो उसे केंद्रीकृत कहते हैं। लेकिन जब पावर को बांट दिया जाता है उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे देखो, प्रधानमंत्री है यहाँ पे, फिर विभिन्न सारे राज्य है, तो राज्य में भी मुख्यमंत्री है। वैसे गांव होंगे तो हर गांव में मुखिया होंगे, कहीं के प्रधान भी होते हैं। यानी कि सत्ता में जो है भागीदारी हो रही है, बट रही है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं है। तो इसी को कहते हैं अस्थाई स्वशासन, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि राजनीति शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो, उसे अस्थाई स्वशासन कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब भारत में अस्थाई स्वशासन के यदि विकास की बात की तो प्राचीन काल में चोल साम्राज्य भी अस्थाई स्वशासन का बेहतर उदाहरण माना जाता है। पिछला बीपीएससी में पूछा गया था कि इनमें से किसे स्थानीय स्वशासन का बेहतर माना जाता है, तो चोल साम्राज्य। आप लोग याद रखना, चोल वंश जिन लोगों ने पढ़ा होगा, तो चोल साम्राज्य जो है वो स्थानीय स्वशासन के लिए बेहतर माना जाता है। इसके बाद फिर आधुनिक काल की बात की जाए तो लॉर्ड रिपन, एक क्वेश्चन पूछता है कई बार एग्जाम में कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन आपको याद रखना है। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था कि 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधित महत्वपूर्ण कई काम किए थे, महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए थे। तो आप लोग याद रखना, स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में प्राचीन काल में चोल साम्राज्य और आधुनिक काल में लॉर्ड रिपन के काल को कहा जाता है। अब क्या होता है, देश जब आज़ाद होता है, जब देश की आज़ादी होती है, तो फिर महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज पे विशेष बल दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा किया जाए, स्थानीय स्वशासन लाया जाए, लेकिन इसके खिलाफ हो गए थे BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों ऐसे करने से पुरुषवादी समाज की बढ़ावा मिलेगा, जातिवादी बढ़ेगी। लेकिन स्थानीय स्वशासन महात्मा गांधी के प्रयासों से लाया गया। तो उस समय अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के बारे में कर दिया गया। लेकिन आपको पता है कि आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, और नीति निर्देशक तत्व जो है उस संविधान में क्या होता है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता, यानी कि अपनी इच्छा पे होता है। तो जिस राज्य का मन होगा वो लाएगा, जिसका मन होगा वो नहीं लाएगा। तो 40 में कर दिया गया था।
फिर क्या हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनी, आपको याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया। इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया, त्रिस्तरीय पंचायत का लिए कहा था कि अनुशंसा किया था। तो पूछ देगा कि त्रिस्तरीय समिति की अनुशंसा किसने किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद अशोक मेहता 1977 में आया था, उन्होंने द्विस्तरीय के बात किया था। त्रिस्तरीय में आपको पता है कि ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पे जो है मुखिया हो गया प्रमुख, और ब्लॉक स्तर पे प्रमुख, और जिला स्तर पे जो है अध्यक्ष जो होता है वही जिला का, मतलब सारे जिला परिषद मिल करके उसको वोट करता है तब बनता है, और पंचायत समिति मिल करके प्रमुख को वोट करता है। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता, देखो मुखिया जो चुना जाता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता मुखिया के चुनाव में डायरेक्ट वोट डालती है, लेकिन प्रमुख जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि प्रमुख को कौन चुनता है, पंचायत समिति। तो पंचायत समिति को कौन चुना था, तो जनता। तो अप्रत्यक्ष हो गया ना, क्योंकि हम आप मिल करके एक पंचायत समिति को चुना, वही पंचायत समिति जो है मिल करके प्रमुख को चुनता है, तो अप्रत्यक्ष हो गया। वैसे ही जिला परिषद के अध्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन मुखिया प्रत्यक्ष होता है, याद रखना आप लोग। अब देखो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की बात किया था। फिर एक इंपॉर्टेंट याद रखना, जीबी राव समिति आया था 1985, एमएल सिंघवी संघ समिति 1986, याद रखना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कहाँ किया था, तो नागौर जिला में। इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे, इसको देखें पूरा, और साथ में आप लोग क्या करें, एक बार किसी बुक से ज़रूर पढ़ ले, ताकि आपका ये टॉपिक पक्का हो जाए और आने वाला बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फिर देखो इसके बाद क्या हुआ, ये तो समिति आप लोगों को याद हो गया। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। तो पूछा जा सकता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, और उसमें अनुच्छेद 243 से लेके 243O तक इसमें जोड़ा गया, और भाग 9 में उसको रखा गया। संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 में पंचायती राज संबंधित उपबंधों पर चर्चा की गई है, और 243 से 243O तक टोटल कुल 16 अनुच्छेद इससे संबंधित है। तो सब अनुच्छेद पे भी हम चर्चा करेंगे, आप लोग बने रहे। अब देखो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके तहत पंचायती राज में 29 विषय सूची के बारे में कहा गया है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं, तो याद रखना टोटल 29 विषय है, ठीक है। फिर अब हम लोग इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग देखो, ये हम लोग पढ़ रहे हैं मेन रूप से 67 बीपीएससी के लिए। तो कुछ मैं करंट से रिलेटेड चीज़ भी उसमें जोड़ दिया हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं पुनः एक बार रिकॉल कराता हूँ कि 24 एक करंट वाला कुछ पार्ट है, यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा है, तो सब रिवाइज करते हुए हम लोग चलेंगे। 24 अगस्त 2021 को पंचायत चुनाव की अधिघोषणा जारी किया गया, और इस बार बिहार का पंचायत चुनाव 11 चरणों में हुआ है। और प्रथम चरण का यदि बात किया जाए मतदान, तो कब हुआ था, 24 सितंबर को। चूँकि 24 अगस्त को जो है अधिसूचना जारी हुआ था, यानी कि आचार संहिता लाया गया था। और आपको बता दूं कि ये चुनाव कौन कराता है, पंचायत चुनाव, तो राज्य चुनाव आयोग कराता है, याद रखना आप लोग। जैसे एमएलए का, एमपी का जो होता है वो मुख्य चुनाव आयोग होता है, वो कराता है, लेकिन ये पंचायत चुनाव कराने का जो है कौन कराता है, तो राज्य चुनाव आयोग। आप लोग इस पॉइंट को याद रखें, पंचायत चुनाव कौन कराता है, तो राज्य चुनाव आयोग करवाती है। अब चलो, अंतिम चरण 12 दिसंबर को हुआ था। फिर हम लोगों ने स्थानीय स्वशासन के बारे में यहाँ पर डिटेल से पढ़ा कि राजनीति में क्या होता है, शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों में होता है, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है। जैसे मान लो हर गांव, 3-4 गांव मिलके एक पंचायत बनता है, हर पंचायत में एक मुखिया होता है। तो बिहार में कई सारे पंचायत है, तो आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह सत्ता का भागीदारी मतलब हो रहा है यहाँ पे। फिर देखो, भारत में यह स्थानीय स्वशासन की बात, विकास की बात की तो चोल साम्राज्य प्राचीन काल में बेहतर उदाहरण माना गया है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। एक क्वेश्चन कई बार आता है, तो आप लोग इसको याद रखना, कई बार पूछेगा स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा गया है, तो लॉर्ड रिपन को याद रखना। अब देखो, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, लेकिन देखो इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से मिला।
और भाग 9 में उसे रखा गया। आर्टिकल 243 में पंचायती राज की चर्चा किया गया है और 11वीं अनुसूची में है। ये पूछ देगा एग्जाम में किस अनुसूची में जोड़ा गया पंचायती राज, तो 11वीं अनुसूची याद रखना। फिर पंचायती राज में मैंने बताया कि कितना विषय है, टोटल 29 विषय है। सब अनुच्छेद पे भी चर्चा करेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहे। अब देखो पंचायती राज की महत्वपूर्ण समितियां देखो आप लोग। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पूछ देगा कि त्रिस्तरीय समिति की अनुशंसा किसने किया था, तो बलवंत राय मेहता। देखो बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय, जीवी के राव समिति 1985, ML सिंघवी समिति 1986। और भारत में पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से किया गया और इसके बाद दूसरा बार आंध्र प्रदेश में लाया गया। अब हम लोग इससे महत्वपूर्ण रिलेटेड जो भी इससे संबंधित अनुच्छेद है उस पर चर्चा करेंगे। पंचायती राज के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप देखो, आप लोग इसको क्या करो कि लिख लो और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना, जिस पे मैं इसके जो है स्क्रीनशॉट का PDF दे दिया हूँ, ताकि वहाँ से आप लोग अपना नोट वगैरह बना सके। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। मैं अब इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, देखने के बाद शेयर करो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो उस पर आप लोग शेयर करो। अब देखो आर्टिकल 243 में क्या है, तो पंचायती राज की परिभाषा बताया गया है। 243A में क्या है, तो ग्राम सभा। 243A में याद रखना ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243B क्या है, पंचायत का संविधान। हर पंचायत का संविधान के बारे में चर्चा किया गया है। 243B में क्या है कि पंचायत के संविधान के बारे में चर्चा किया गया है। देखो आर्टिकल 243 में क्या था, साथ साथ पढ़ो। आर्टिकल 243 क्या था, पंचायती राज की परिभाषा। 243A में क्या था, तो ग्राम सभा। 243B में पंचायत का संविधान। 243C में पंचायत का गठन। 243D में सीटों का आरक्षण, यानी कि पंचायत में जो सीट होता है उसका आरक्षण के बारे में चर्चा किया गया। 243E में क्या है कि पंचायत का कार्यकाल। आपको बता दो कि पंचायती चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 21 साल। याद रखना, हो सकता है कहीं पूछ दे। पंचायत चुनाव के लिए उम्र होना चाहिए 21 साल। विधायक यानी कि MLA यानी विधानसभा चुनाव के लिए 25 साल। लोकसभा चुनाव के लिए भी 25 साल। राज्यसभा चुनाव के लिए 30 साल। राष्ट्रपति के लिए 35 साल आयु चाहिए। ठीक है। अब 243F में क्या है, सदस्यता से अयोग्यता संबंधित बातें किया गया। 243G ये पिछला बार पूछा था, ये क्वेश्चन 243G पूछा गया था। इसमें क्या है कि पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व के साथ साथ 29 विषय जो मैंने बताया था पंचायत में है, ये किस में है, तो 243G में। इसको आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी न किसी PCS में फिर पूछ दे। 243I ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 243H आप लोग देखें, पंचायतों की करारोपण की शक्ति। 243I याद रखना, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन I में बताया गया है। J में क्या है कि पंचायत के लिए लेखा के बारे में बताया गया है। 243K याद रखना, पंचायतों के चुनाव के बारे में। साथ ही ये कुछ और इम्पोर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ। वो इम्पोर्टेंट है कि चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। साथ में ये सब भी आप लोग पढ़ लेना। L में जैसे बताया गया संघीय क्षेत्रों में लागू होगा। M में बताया गया है, N पढ़ लेना आप लोग कि पहले से विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी रहना। तो ये सब अनुच्छेद आप लोग जरूर एक बार दो बार देख के जाना, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत ना हो। बाकी आप लोग इस वीडियो को एक बार दो बार देखो और साथ में किसी बुक से ढंग से पढ़ ले, ताकि आपको ये टॉपिक पक्का हो जाए। और आप लोग को BPSC एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल पूरा मैं कंप्लीट करा दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उसे ज़रूर देखना। बाकी धन्यवाद।